व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, जो सेल है वो कैसे बना है या किससे बना हुआ है। तो देखो सेल में जनरली आप ध्यान से देखो, ये अगर मैं एक सेल बनाऊं तो इस सेल में दो तीन चीजें हैं जो बेसिक इससे सेल बना हुआ है। सबसे पहले अगर मेरे भाइयों में बात करूं तो सेल ये है, तो ये सेल की काली वाली बाउंड्री जो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दिस इज बीच का खाली हिस्सा, दिस पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और तीसरा दिस पार्ट जो बीच का बिल्कुल होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सेल, एक सेल के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं मोस्ट सेल्स में। हर सेल में तीन पार्ट तो होते ही, प्लांट सेल की बात करो, एनिमल सेल की बात कर लो, ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सबसे पहले मेरे भाइयों हम बात करेंगे इसकी सेल की बाउंड्री के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे मेरे भाइयों प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा था। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, बोलता है एक सेल है, सेल का जो बाहरी हिस्सा है, ये बाहरी परत जो है, ये है ना, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, सेल मेम्ब्रेन, जो पतली सी बाहर की कवरिंग होती है एक सेल की, ठीक है ना। ये प्रोटेक्ट करती है इनसाइड ऑफ द सेल एंड गिव इट्स अ शेप। ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है और सेल को आकार भी यही देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब हमने पढ़ा कि सेल क्या कर, सेल की मेम्ब्रेन उसको शेप दे रही है और प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है क्या सेल के अंदर आ रहा है और क्या सेल से बाहर जा रहा है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सर्टेन थिंग्स। कुछ ही चीजों की एंट्री को अलाउ करती है और एग्जिट को अलाउ करती है। मतलब ये चौकीदार भी काम करता है इसमें, जो चीजों को अंदर आना बाहर जाना अलाउ करता है। ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी मूवमेंट को अंदर जाने से रोकती है ताकि सेल डैमेज ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब चीजों को अलाउ करना, यानी कि आप चीजों को हाफ अलाउ करना, पूरी परमिशन नहीं, प्रॉपर। सेमी परमिएबल मतलब अलाउ सम थिंग्स टू पास। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजों को अलाउ कर रहा है, क्या क्या, जैसे कि पानी को अलाउ करा अंदर आना जाना, सेल के अंदर पानी आना है, ठीक है ना, या मान लो ऑक्सीजन आना है, या कार्बन डाइऑक्साइड जाना है, आना नहीं जाना है, ठीक है ना। लेकिन हर चीज को नहीं करती ये कंट्रोल, इसीलिए इसको सेमी का है। सेमी मतलब हर चीज को नहीं करे कंट्रोल, जैसे कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको ये कंट्रोल नहीं करती, तीन चार चीजें कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेरे भाइयों ऐसा टॉपिक है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सुना है, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको याद हो आओ फिर से पढ़ते हैं। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, पानी की बात नहीं हो रही, पानी की बात नहीं हो रही, किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर कुछ चीज ज्यादा है, अंदर वो चीज की मात्रा कम है, तो क्या होगा, बाहर से अंदर, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन उस चीज का, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन, बाहर से अंदर ट्रेवल करेगा। या बाहर, अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो अंदर से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज को ट्रेवल करना हो, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड। और आप अभी यही पढ़ रहे हो सेल मेम्ब्रेन, जहां पर चीजें अंदर से बाहर आई जा रही हैं, तो आप समझ पा रहे होगे कि कौन सी चीज सेल के अंदर जा रही होंगी और कौन सी चीज सेल के अंदर बाहर आ रही होगी। क्लियर हो रही है मेरी बातें? थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इफ यू ओपन अ बोतल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, एक कमरे के कॉर्नर में परफ्यूम की बोतल ओपन कर दो, कुछ टाइम बाद वो स्मेल चारों तरफ फैल, इसी को तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, डिफ्यूजन, यही तो पढ़ा था हमने। दिस इज बिकॉज जो परफ्यूम के पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं वेयर देयर आर मोर टू वेयर देयर आर लेस। बोतल के अंदर ज्यादा थे, बाहर कमरे में उसके पार्टिकल्स कम थे, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल कर। क्या लिखा है, बोतल के अंदर ज्यादा थे ना और बोतल के बाहर कम थे, तो कहां ट्रेवल करे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो पार्टिकल्स, पानी की बात नहीं हो रही लेकिन यहां, ठीक है, पानी की बात नहीं हो रही। इन द सेल, सेल के अंदर, अब देखो आप इंसान हो, आप कौन सी गैस लेते हो, ऑक्सीजन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपकी बॉडी से ऑक्सीजन जाता है और आपकी बॉडी से बाहर क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे सेल है,
सेल टेक्स इन ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन। बिल्कुल डिफ्यूजन के थ्रू सेल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। जैसे मान लो एक सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो आपने सांस ली, ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू, हार्ट के थ्रू ट्रेवल करेगी, ब्लड के द्वारा, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मान लो यहां एक सेल है मेरे बॉडी में, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, क्यों? क्योंकि इसे ऑक्सीजन चाहिए भाई, ये ऑक्सीजन से ही काम करता है। तो ये क्या करेगा, अभी बोलेगा मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा बॉडी ब्रेन सब कंट्रोल कर रहा है अंदर, तो उसको ऑक्सीजन देने के लिए हमारा बॉडी सांस लेगा, और सांस को ट्रैवल कराएगा ब्लड इसके पास पहुंचा देगा, और बोलेगा ले मैं ऑक्सीजन ले आया। अंदर ऑक्सीजन कम है सेल के, और बाहर ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करेगा। दिस इज डिफ्यूजन, यही डिफ्यूजन हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। देयर इज मोर ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल इन ब्लड के अंदर। देखो इसलिए बोला ना, खून में आपके ऑक्सीजन ट्रैवल करता है मेरे भाई, और ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, और अंदर कम ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी सेल के अंदर। ऐसे ही सेम कार्बन डाइऑक्साइड का, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का उल्टा सीन होता है। जब हमारा सेल ऑक्सीजन लेता है ना, तो अपना सेल शरीर में काम करता है सेल के अंदर, अब वो धीरे धीरे ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर वो बोलता है भाई मेरे पास बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एक काम करो ले लो। तो सेल अब जैसे मान लो ब्लड आया, ब्लड आपके साथ क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन। इसके पास गया, क्या बोला कि लो मैं क्या लाया हूं, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। लेकिन वो बोलेगा सेल कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड भी देनी है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, क्योंकि अब देखो सेल के अंदर क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सेल के बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसने CO2 दी, और CO2 बोले अरे यार ब्रश करके नहीं आया, बदबू आ रही है मुंह से। समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे चले। सो डिफ्यूजन ना गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है बिना किसी एनर्जी को यूज करे, कोई एनर्जी यूज नहीं हो। समझ में आया मेरे भाइयों? नेक्स्ट टॉपिक इज ओस्मोसिस। ये सारे डिफ्यूजन ही है एक तरीके से, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, अब समझो। ओस्मोसिस ना एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है डिफ्यूजन ही, लेकिन एक स्पेशल टाइप। क्या? ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए काम करता है। वहां हमने ऑक्सीजन की बात करी और हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी। ये एक स्पेशल है, ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए है, ठीक है ना। वाटर इसमें मूव करता है, ओस्मोसिस में वाटर मूव करता है। कैसे? अ रीजन वेयर देयर इज मोर वाटर, जहां पर ज्यादा पानी है, टू अ रीजन वेयर देयर इज लेस वाटर। सिंपल सी तो बात पढ़ रहे हो क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हो, और वहां पर आप डिफ्यूजन में जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा वहां पे गैसेस जाएंगी, वाटर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वाटर जाएगा तो उसे हम डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ओस्मोसिस है। समझ रहे हो? डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब देखो यहां देखो, ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस वाटर। इसका मतलब अभी जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, यानी कि जो भी हमारे पास चीज पड़ी है उसमें पानी की मात्रा कम है। जैसे मान लो दो चीज है, एक चीज ए है और एक चीज है पानी। ए चीज है, ए चीज कोई भी केमिकल या कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी लिक्विड है ए, और एक है पानी। तो मान लो उस ए को मैंने पानी में घोल दिया, और ए की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो जब सॉल्यूशन बनेगा ना, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा बेटा। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा या फिर वो पानी में घुला हुआ हो, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन, जहां पर पानी की मात्रा कम है, उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है पानी की उस पूरे सेल मेम्ब्रेन से, वो अफेक्ट करती है बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब अब ये जो पानी की मूवमेंट है ना मेरे भाई, ये कम ज्यादा हो रही है, तो ये कम ज्यादा भी डिपेंड करती है उसमें कितना सॉल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है। सॉल्यूट मतलब वो समान कितना है, और सॉल्वेंट मतलब वो पानी में कितना घुला हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो वैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम बात करूं, तो जनरली सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन मिलाया जाता है, और सॉल्यूट जिसको मिलाया जाता है। समझ रहे हो? सॉल्वेंट वो जिसके अंदर सॉल्यूशन मिलाएंगे, सॉल्यूट वो जिसको मिला रहे हैं। जैसे मान लो पानी और क्या कहते हैं, चीनी है,
तो आप चीनी वाला पानी बना रहे हो, मीठा पानी बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर पानी डालोगे और फिर चीनी डालोगे, तो आप जनरली बताओ किसकी मात्रा ज्यादा होगी, पानी की ज्यादा, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और चीनी जिसको मिला रहे हो उसकी मात्रा कम होगी। तो अब इस चीज को समझो यहां से, देखो पानी की जो मूवमेंट हो रही है वो सेल में, वो किससे अफेक्ट कर रही है, वो जो मूवमेंट हो रही है वो किससे प्रभावित हो रही है, वो प्रभावित हो रही है कितना सब्सटेंस, यानी कि कितना सॉल्यूट, कितना सब्सटेंस पानी के अंदर घुला हुआ है। मतलब पानी के साथ जो भी, जैसे मैंने आपको समझाया ए कोई रिएक्शन था और वो पानी के साथ था, अगर ए रिएक्शन में पानी की मात्रा कम होगी तो वाटर का लो कॉन्सेंट्रेशन है, और ए रिएक्शन है पानी की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो मैंने अब समझाया हाई से लो ट्रेवल कर रहा है। तो वही सेम इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि भैया ये तो डिपेंड करता है कि पानी के साथ वो सॉल्यूशन का मात्रा कितना पाया जा रहा है, यानी कि जो भी वो रिएक्शन है उसमें पानी की मात्रा कितनी है, एट लास्ट इसकी बात करी गई है। जब कम पानी होगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो ट्रेवल करेगा, अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ऑस्मोसिस की अगर हम आगे बात करें तो मेरे भाइयों ये वाली लैंग्वेज पढ़ो। ऑस्मोसिस मतलब क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऐसे रीजन पे जाना जहां पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन विद लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट डिफ्यूजन करता है, यानी कि हाई जहां पे पानी की मात्रा हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से वो ट्रेवल करेगा लो कॉन्सेंट्रेशन, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे सेम वही है, ठीक है। कहता है यूनिसेल्युलर, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और या मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो पानी, जो जैसे मान लो कुछ प्लांट्स हैं, मोस्टली जो प्लांट्स हो गए या फिर कोई यूनिसेल्युलर हो गए, तो यूनिसेल्युलर के ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट, ये क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं कैसे, ओस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। बाकी एक और चीज है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस। तो जो प्लांट की जड़ें जो है, प्लांट की जड़ें जो पानी लेती हैं वो भी ओस्मोसिस ही कहलाता है, ठीक है। यानी कि जड़ों में पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। जैसे आप मिट्टी में जब आप पौधे होते हैं उसमें पानी डालते हो, तो जब पानी जड़ों में जाता है तो मिट्टियों में बाहर ज्यादा पानी है, तो जड़ें उनको, जड़ों में कम होगा तभी तो जड़ें उसको क्या कर रही हैं, ले रही है ना। तो दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बाकी डिफ्यूजन के और क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, कहता है डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब जायज बात है, हमने यही तो पढ़ा, डिफ्यूजन में क्या होता था, गैस का एक्सचेंज होता था, और ऑक्सीजन से हायर से लोअर जाती थी, और सेल से बाहर निकालना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही डिफ्यूजन के थ्रू होती थी। बाकी पानी भी एक्सचेंज होता है। अब आप बोलो कि डिफ्यूजन नहीं, ओस्मोसिस, स्पेशल टाइप ऑफ ओस्मोसिस, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है ना। और द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट डिफ्यूजन के थ्रू। ऐसे ही तो देखो, मान लो प्लांट्स है, कुछ भी है, वो एक तरीके से न्यूट्रिएंट ही तो ले रहे हैं प्लांट अपने लिए। आप जो आपका शरीर है वो एक तरीके पानी ले रहा है, कुछ भी है, वो न्यूट्रिएंट्स ही तो है आपके लिए, तो न्यूट्रिशन लेते हैं ऐसे ही डिफ्यूजन के तरीके से, ठीक है। बाकी इस पे थोड़ा और आगे चलते हैं, ध्यान समझना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, वो बनी हुई होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड, ठीक है ना। मतलब अब देखो इसको समझो, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मतलब जो सेल का बाउंड्री है वो किससे बना हुआ है, कहता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जैसे कि लिपिड्स। तो आपसे कोई पूछे कि आपका सेल बाउंड्री किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है, यानी कि एक तरीके का टाइप ऑफ फैट है या ऑयली सब्सटेंस होता है, उससे बना होता है। लिपिड क्या है, एक तरीके से टाइप ऑफ फैट, ठीक है। और प्रोटीन्स, तो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से बना हुआ है, लिपिड से और प्रोटीन से। लिपिड क्या कहलाता है, टाइप ऑफ फैट, ठीक है। अच्छा, जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, वो भी उसको एनगल्फ करती है और टेक इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो एक और प्रोसेस कहला रहा है एंडोसाइटोसिस। ये क्या है, जैसे अमीबा है ना, अमीबा वो जो फूड अपना बाहर से लेता है उसे वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है। मतलब कुछ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन में बाहर से खाना, जैसे सेल मेम्ब्रेन है ना, बाउंड्री आपके सेल की बाउंड्री है। अब आपके सेल के अंदर अमीबा जैसे यूनिसेलर होता है, मल्टीसेलर होता है। यूनिसेलर हमने पढ़ा हुआ है ना, अमीबा यूनिसेलर होता है। आप समझो एक सेल का है, यानी कि उसके अंदर सारे काम होते थे, डाइजेशन भी उसी के अंदर होता था, एक्सक्रीशन भी उसी के अंदर होता था, है ना, ग्रोथ भी वो अपनी सब एक ही जगह कर रहा है। और
अब आप जब देखोगे अमीबा, तो अमीबा खाना भी बनाएगा, तो खाना वो बाहर से लेता है। तो खाना मैं बाहर से ले रहा है, इसका मतलब उसकी जो बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है, वो एक और काम करती होगी, क्या? खाना लेने में, अंदर अंदर बाहर करने में मदद करती होगी। तो देखो वही चीज लिखी है कि जो जनरली सेल मेम्ब्रेन, कुछ सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जो फूड या बाहर की और कुछ भी चीजों को अंदर बाहर करती हैं, तो उसे, उस प्रोसेस को, वो काम करने के प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं डिफ्यूजन क्या कहलाता है, आप बोलोगे भैया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का अंदर बाहर होना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल करना। मैं पूछूं ओस्मोसिस क्या, आप बोलोगे भैया वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल करना। मैं पूछूं एंडोसाइटोसिस क्या है, आप बोलोगे भैया एंडोसाइटोसिस में एग्जाम्पल अगर हम बात करें अमीबा की, तो ये एक ऐसा प्रक्रिया जैसे बाहर से अंदर खाना जाना या फिर कुछ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चीजें जाना बाहर से। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन जो हम जनरली देख रहे हैं ऊपर, वो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है मेरे भाइयों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है मेरे भाइयों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों सॉल्यूशन समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, मान लो एक सेल है, ठीक है, और सेल के बाहर ज्यादा पानी है और अंदर पानी कम है, तो देखो वही चीज लिखी है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आउटसाइड अंदर से, तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बस इतना ही तो है, ठीक है ना। सेल के अंदर पानी कम हो, सेल के अंदर पानी बाहर ज्यादा हो, तो जायज बात है बाहर से अंदर होगा पानी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसी को मेरे भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा हो और सेल के अंदर कम हो, तो उसमें क्या होगा, कहता है व्हाट हैपेंस। जायज बात है, वाटर जो है सेल के अंदर आ जाएगा और सेल जो है स्वेल अप करेगा और मे इवन बर्स्ट इन एनिमल सेल, ठीक है ना। और कहता है क्यों ऐसा, वाटर गोज फ्रॉम मोर आउटसाइड टू लेस, द सेल एब्जॉर्ब वाटर लाइक अ स्पॉन्ज, ठीक है ना। देखो वही पानी वो स्वेल अप कर लेगा, सेल स्वेल अप कर लेगा पानी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पानी जो है बाहर से अंदर आ रहा है, तो सेल जायज बात है एक स्पॉन्ज की तरह, जैसे एक स्पॉन्ज देखा आपने कभी, स्पॉन्ज पे आप पानी डालते हो तो वो उसको अपने अंदर सोखने की कोशिश करता है। आप बहुत सारा पानी डालो तो आपको ऐसा उठाओगे तो भी ऐसा दिखेगा कि सारा पानी इसने अपने अंदर सोख लिया है, तो सेम सेल भी यही करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको दे रखा है किशमिश का, प्लेन वाटर में आप देखो किशमिश डालते हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, किशमिश को पानी में भिगो, ये जनरली आपने खीर खाई है कभी, खीर में किशमिश देखी है, हलवे में किशमिश देखी है, क्या होता है, किशमिश जो जनरली सुकड़ी सी दिखाई देती है, पानी में डालते हैं आप देखो फूली फूली सी नजर आती है, पानी अंदर वो ले रही है, उसके अंदर पानी की मात्रा कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, समझ में आया, बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं, ये हाइपोटोनिक है। अब चलते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, जो कि है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक का जस्ट अपोजिट है। हाइपोटोनिक में बाहर वाटर ज्यादा था और सेल के अंदर कम था, तो बाहर से अंदर ऑस्मोसिस हुआ और वाटर सेल के अंदर गया और सेल जो है फूल गया, जैसे हमने किशमिश का एग्जांपल देखा था, जब हम उसे प्लेन वाटर पानी में डाल देते हैं। अब यही सेकंड केस है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर कंसेंट्रेशन इज लेस आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। इसका मतलब अभी सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर कम है। तो ये हमारा सेल है, इसमें पानी ज्यादा है, बाहर कम है, तो पानी अब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा एज पर ऑस्मोसिस, तो अब पानी सेल के बाहर जाएगा और सेल क्या है, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बताया वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, ठीक है, एंड द सेल श्रिंक्स एंड बिकम स्मॉलर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो बाहर जाता है ताकि वो सल्यूट का जो डिफरेंस है उसे बैलेंस कर सके। अभी अगर आपको याद होगा, हमने ऊपर ऑस्मोसिस के केस में 2 डेफिनेशन पढ़ी थी। हाँ, हमने ऑस्मोसिस के केसेस में 2 डेफिनेशन पढ़ी थी। एक था कि नॉर्मल हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर। एक और डेफिनेशन थी कि ऑस्मोसिस जो है वो नेट डिफ्यूजन या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है वाटर का फ्रॉम अ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू अ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। सल्यूट यानी क्या होना, जो चीज हम डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि पानी है और एक शुगर है, तो जो पानी है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट, और जो शुगर है वो हमारा क्या है, सल्यूट। ठीक है, अब मान लो मैंने 2 सोल्यूशन दिए, एक सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन बी है। सोल्यूशन ए में 20 ग्राम शुगर है, ठीक है, और सोल्यूशन बी में 50 ग्राम शुगर है। अब आप बोलोगे सल्यूट किस में ज्यादा है, सल्यूट है बी में, बी में सल्यूट ज्यादा है, ए में सल्यूट कम है, ठीक है। अब बी में सल्यूट ज्यादा है तो उसमें वाटर का कंसेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि चीनी का
अमाउंट ज्यादा है, हम कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, ए और बी के कंपैरिजन में चल रहा है, तो बी में ए के कंपैरिजन में वाटर का कंटेंट कम है, सल्यूट का कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, जब ऐसा केस आ जाए तो ऑस्मोसिस कैसे होता है, लोअर सल्यूट टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि आप खुद देखो लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि चीनी कम है पानी ज्यादा है, तो इनडायरेक्टली तो हायर वाटर कंसंट्रेशन ही हो गया, ये इसी के इक्विवेलेंट हो गया। और हायर सल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि चीनी ज्यादा है पानी कम है, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये भी इनडायरेक्टली इसी से रिलेटेबल हो गया। तो जो डेफिनेशन है थोड़ा एक दूसरे के अपोजिट है बट मीनिंग सेम है। पहली डेफिनेशन कहती है लोअर सल्यूट टू हायर सल्यूट, यानी कि जहां पे सल्यूट की मात्रा कम है हम उससे दूसरी तरफ जाएंगे जहां पे सल्यूट की मात्रा ज्यादा है। यही पानी के केस में उल्टा है, जहां पे पानी ज्यादा है उससे हम उस कंटेंट में जाएंगे जहां पे पानी कम है। बट ये दोनों एक दूसरे के सेम ही है, डेफिनेशन कोई अपोजिट है नहीं, क्योंकि लोअर सल्यूट का कंसंट्रेशन मतलब हायर वाटर कंसंट्रेशन ही होता है, क्योंकि सल्यूट यानी शुगर कम पानी ज्यादा, हायर सल्यूट कंसंट्रेशन मतलब शुगर ज्यादा पानी कम, जो कि इक्विवेलेंट है लोअर वाटर कंसंट्रेशन के। अब अपने हम हाइपरटोनिक के केस में आते हैं। हाइपरटोनिक के केस में अभी हमने क्या बोला कि हम सल्यूट के लेवल को बैलेंस करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि किशमिश, किशमिश को अगर हमने शुगर के सोल्यूशन में डाला तो वो सिकुड़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी एक ग्लास है, ग्लास में शुगर सोल्यूशन यानी शुगर और वाटर का सोल्यूशन, तो इसका मतलब वाटर है, वाटर में शुगर है, यानी कि वाटर प्योर वाटर तो है नहीं, तो यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन कम है और शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और इसमें हमने वही चीज लिखी है कि इनसाइड रेजिन यानी किशमिश के अंदर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू शुगर सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो शुगर सोल्यूशन हमने अलग से शुगर ऐड की है, तो यहाँ पे शुगर ज्यादा है, इस ग्लास में शुगर ज्यादा है, वही किशमिश के अंदर शुगर कम है, उसके अंदर पानी ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगर हम वाटर के हिसाब से देखें, वाटर के हिसाब से डेफिनेशन को देखें ऑस्मोसिस में, तो हाई टू लो जाना चाहिए। तो किशमिश के अंदर पानी ज्यादा है बाहर कम है, हाई टू लो गया और वो सिकुड़ गया। यही अगर सल्यूट के वे में देखें तो किशमिश के अंदर सल्यूट कम है, शुगर अमाउंट कम है, और यही ग्लास में जो शुगर सोल्यूशन है उसमें शुगर ज्यादा है, क्योंकि हमने अलग से चीनी ऐड की है, एक दो चम्मच अलग से चीनी ऐड किया, मीठा बना दिया पानी को, तो बाहर शुगर ज्यादा है और किशमिश के अंदर शुगर कम है। तो किशमिश के अंदर क्या है, लोअर सल्यूट, बाहर क्या है, हायर सल्यूट, तो लोअर टू हायर सल्यूट चला गया जैसा ऊपर का डेफिनेशन में था। दोनों केसेस यहाँ पे फॉलो हो रही है, हमारा डेफिनेशन इसका मतलब करेक्टली फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है जो किशमिश है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो वाटर क्यों बाहर जा रहा है किशमिश के, ताकि वो इस सल्यूट का जो डिफरेंस है, शुगर का डिफरेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर जा रहा है। किशमिश के अंदर मीठा कम है, पानी में मीठा ज्यादा है, इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, चीनी की मात्रा को बैलेंस करने के लिए वाटर किशमिश से बाहर जाता है और किशमिश इसकी वजह से श्रिंक हो जाती है। ये है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब नेक्स्ट है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक यानी कि वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, इसका मतलब जितना पानी अंदर है उतना ही पानी बाहर है, यानी कि बैलेंस्ड मेंटेन है, जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी तो बाहर लीव करेगा, इम्बैलेंस है ही नहीं पानी में। जैसे फर्स्ट केस में हाइपोटोनिक में हमने क्या पढ़ा था, हाइपोटोनिक में हमने पढ़ा था ये ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है और हमने किशमिश डाला क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम है, तो ग्लास से पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, हाई टू लो से चला जाता है, तो किशमिश फूल जाती है। जो खीर के केस में हम किशमिश को फूला हुआ दिखते हैं, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी अंदर भी पानी सेम है बाहर भी पानी का सेम है। मतलब मान लो दो, एक ग्लास है और इसके अंदर मैंने एक और चीज कोई रख दिया और मान लो उसके अंदर सपोज 20 ml वाटर है और ग्लास के अंदर भी 20 ml वाटर है, तो कोई नेट डिफरेंस है, नेट डिफरेंस तो जीरो है, तो क्या वाटर मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए जो सेल है वो सेम साइज का रहेगा, उसके साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, इसी को कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम ओस्मोसिस समझ चुके हैं। ओस्मोसिस में वाटर का डिफ्यूजन होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर ट्रेवल करता है ना। तो इसका एक एग का एक्सपेरिमेंट होता है, मैं आपको जनरली बताता हूँ, कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। पहले कहता है ऑब्जर्व, ऑब्जेक्टिव है जैसे, कहता है टू ऑब्जर्व ओस्मोसिस। अगर आप ओस्मोसिस को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आप क्या करो, बाय रिमूविंग इट्स हार्ड शेल एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ प्लेन वाटर एंड सॉल्ट वाटर। तो आप ओस्मोसिस अगर चेक करना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको एक प्लेन वाटर और एक सॉल्ट वाटर में रखो, उसकी जो हार्ड शेल होती है, बाहर की जो परत होती है, उसको हटा के, ठीक है।
सबसे पहले आपको कहता है रिमूव द एग शेल। अगर आप मेम्ब्रेन को सेफ रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो रिमूव करनी है एग की जो शेल होती है, एक बाउंड्री, एक तरीके से एग की सबसे पहले शेल हटाई, और एक उसको देखो क्या कैसे कह रहा है कि एक कच्चा अंडा लिया और उसको विनेगर में एसिटिक एसिड में 2 दिन तक रखा, 1 से 2 दिन तक। विनेगर जो है उसने डिसॉल्व कर दिया आउटर हार्ड शेल, जो व्हाइट कलर का हार्ड शेल होता है ना, उसको रिमूव करा। क्योंकि आपको पता है जनरली आप अंडा फोड़ के ही अंदर का सामान निकाल सकते हो, तो आपको वो नहीं करना, आपको इसकी आउटर शेल हटा देनी है। वो कैसे? उसको किस में रख दो? विनेगर एसिटिक एसिड में 1 से 2 दिन तक रख दो। इससे होगा क्या कि अंडा जो है ना उसका अंदर का हिसाब किताब दिखाई देगा आपको, बाहर येलो हार्ड शेल जो है ना वो हट जाएगी। फिर आपसे कहता है विनेगर जो है ना, अब उसका क्या होगा, उसने उसकी हार्ड शेल हटा दी, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई थी हार्ड शेल, वो हटा दी। अब क्या बचा? एक अंदर सॉफ्ट सा रबड़ी सा एग, रबरी एग बचेगा, जो एक पतला होगा और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगी उसके बाहर, जो एक सेल मेम्ब्रेन होगी। मतलब अब आपको जब उसको विनेगर में रखोगे ना 1 से 2 दिन के लिए, आप उसके बाद उसमें क्या देखोगे? आप उसके बाद देखोगे एक पतला सा ट्रांसपेरेंट, मतलब वो अंडा दिखाई देगा आपको, पर एक अब जो मेम्ब्रेन होगी, बाउंड्री, हार्ड शेल तो हट गई, अब वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगी आपको, आर पार आप देख पा रहे हो अंदर सारी चीजें। और वो अब आपको जो बाउंड्री, लेकिन बाउंड्री अभी भी है उसमें, कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। अब हमने क्यों उसकी शेल हटाई? कहता है अगर आप ओस्मोसिस करना चाहते हो, ओस्मोसिस का इफेक्ट डालना चाहते हो, तो जायज बात है, उसके लिए सॉफ्ट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए हमें वो ऐसी मेम्ब्रेन चाहिए जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की तरह, और वो हार्ड शेल ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकती थी, तो ओस्मोसिस नहीं हो सकता था, इसीलिए हमने उसको हटाया। अब उस अंडे को प्लेन वाटर में डाल दो। अब आपको पढ़ा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आप पढ़ चुके हो। अब क्या करा हमने मेरे भाइयों, हमने ना उसको एग को पानी के साथ रख दिया, तो एग ना फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और फ्लफी सा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा पानी था, अंदर अंडे को लगा कि मेरे पास कम पानी है, तो उसके अंदर पानी चला जाएगा ओस्मोसिस के थ्रू, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और वाटर जो है वो ज्यादा से कम में जाता है बैलेंस करने के लिए, तो एग ना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब उल्टा पढ़ते हैं, सेम वही यही, इसमें अंडा सिकुड़ जाएगा, और छोटा सा और व्रिंकली, सिकड़ा हुआ सा हो जाएगा। क्यों? सॉल्ट वाटर हैज लेस वाटर एंड मोर सॉल्ट। अब देखो ये वाला रिएक्शन में क्या होगा, कहता है जो सॉल्ट, अब इस बार हम क्या कर रहे हैं ना, अंडे को हमने सॉल्ट वाटर में डाला है, पानी में नहीं डाला, सॉल्ट वाटर में डाला है। पहले वाला प्लेन वाटर था, अब ये सॉल्ट वाटर है। इसका मतलब अंडा है, अंडा गया, और बाहर जो पानी है वो नमक का पानी है। अंडा देख रहा है कि बाहर मेरे जो भाई बंधु हैं उनकी आबादी कम है, क्यों? क्योंकि उनमें क्या कंटेंट ज्यादा मिला हुआ है? सॉल्ट, नमक। तो कहेगा क्यों ना मैं बाहर जाके उनकी मदद करूं, तो अंडे में जितना भी पानी का कंटेंट है सब बाहर निकल जाएगा, और अंडा सिकुड़ जाएगा और बाहर पानी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा एक्चुअल में बाहर पानी तो है, लेकिन वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, वहां पर नमक में घुला हुआ पानी है, इसका मतलब वहां पे सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, तो बाहर चला गया मदद करने। और सॉल्ट वाटर में देखो क्या, सॉल्ट वाटर जो होता है ना उसके अंदर पानी कम होता है और सॉल्ट ज्यादा होती है ना। तो अंडे के अंदर ज्यादा पानी है बाहर से, बाहर पानी तो है लेकिन वो कौन सा पानी है? नमक। तो वाटर जो है बाहर चला जाएगा ओस्मोसिस के थ्रू, एग पानी को लूज कर देगा और छोटा हो जाएगा, इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइटोप्लाज्म। अब मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना मेरे भाइयों। ये अपना सेल होता है, इस सेल में ये वाला पार्ट हम न्यूक्लियस कहते हैं। हम इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं, दैट इज इट्स बाउंड्री, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम इसके ये वाले हिस्से की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में, जिसको हमें डीपली एक्चुअल में पढ़ना है। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी होती है। कहता है जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला हिस्सा,
ये जेली की तरह, फ्लूइड की तरह होता है, और इस जेली की तरह होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है ये, और ये सेल के अंदर पाया जाता है। कहाँ? ये सेल की बाउंड्री है यहाँ, और ये न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच में। हर चीज इस सेल में फ्लोट करती है इसके अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो जेली की तरह दिख रहा है उसके अंदर जो भी चीज होगी वो सब क्या करेगी? फ्लोट करेगी। ये एक तरीके से किचन है जहां हर एक्टिविटी होती है, मतलब खाना बनाना, पकाना, है ना, तैयार करना, कूड़ा करकट भी यहीं से फेंकना। इसके अंदर क्या क्या होता है? व्हाट्स इनसाइड इट? कहता है सेल ऑर्गेनील्स जो होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। और सेल ऑर्गेनिल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या रिबोसोम्स, प्लास्टिड, ये सब इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कहता है जो आपका साइटोप्लाज्म है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल के बाकी हिस्सों को अपने साथ पकड़ के रखता है, होल्ड करता है। और ये वो जगह है जहां सारे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, मतलब खाना टूटता है, एनर्जी बनती है, सब चीज होती है इसी के अंदर। तो ज्यादा डीपली इसके अंदर बात नहीं करी, अब से ऊपर ऊपर से कंटेक्स्ट लिया है क्या होता है साइटोप्लाज्म।